हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम लोग राज्यों के उत्तराधिकार के बारे में बात करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी राज्य को कोई राज्य अपने अंदर ले ले या फिर उस पर कब्जा कर ले तो उसके बाद उस राज्य का क्या अस्तित्व रह जाता है, उसके उत्तराधिकार का क्या प्रश्न रह जाता है, उसके रिलेटेड क्या कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, और फीडबैक ज़रूर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो, मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करो इस चैनल को, ताकि और सारे वीडियोज़ मैं बना करके लाऊँ। तो अगर राज्यों के उत्तराधिकार की हम लोग बात करें तो जैसा कि फर्स्टली मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, जब हम लोग मान्यता के बारे में देख रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि राज्य के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपके चार हैं। ठीक है, चार आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं। एक आपका क्या है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और एक संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता में भी दो संप्रभुता है, एक बाह्य एक आंतरिक। ठीक है, बाहरी और आंतरिक दो संप्रभुता है। तो इसको दिमाग में रखना है इस पूरे कंसेप्ट में। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें, मैं गूगल हिंदी से टाइपिंग करता हूं तो हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो, इसलिए मैं पढ़ देता हूं नोट्स को, ताकि आप लोगों को लिखने में, समझने में कोई वर्ड किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या फीडबैक है आपका, आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ इस वीडियो से। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य उत्तराधिकार की समस्या जटिल है। राज्य उत्तराधिकार का अर्थ सरकार का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि संप्रभुता का प्रश्न निहित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया, ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, समझने के लिए मान लीजिए, जब भी उत्तराधिकार की बात आएगी, उत्तराधिकार की बात आएगी मतलब सक्सेसर की अगर बात आएगी, उत्तराधिकार की बात आएगी, तो ऑन डैट केस उसके सरकार में परिवर्तन हो जाएगा। उससे रिलेशन नहीं है इसका कि सरकार में परिवर्तन करके आप उत्तराधिकार बदल सकते हैं। ठीक है, सरकार में परिवर्तन से उत्तराधिकार नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, वो जब भी होता है तो संप्रभुता चेंज होती है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान को भारत कब्जा कर ले या फिर विजय के द्वारा इसको जीत ले, तब इसका जो सक्सेसर है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब इसकी संप्रभुता खत्म हो जाएगी और भारत जो है सो पूरे का पूरा संप्रभुता ले लेगा। समझ में आ रही बात? मतलब सरकार का परिवर्तन जो है वो आपका उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है। इसको मोटा मोटी इस सिस्टम में समझिए। अब जैसे भारत को ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ सालों में मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उत्तराधिकार, राज्य का उत्तराधिकार चेंज हो गया। नहीं हुआ। उत्तराधिकार का कंसेप्ट जब भी आएगा वो संप्रभुता से आएगी। अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान भारत को अपने अधीन कर ले या फिर इस पर विजय प्राप्त कर ले, तब क्या कहते हैं उसकी संप्रभुता खत्म हो जाएगी और उत्तराधिकार कोई दूसरा राज्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम लोग एक राष्ट्र को राज्य मानते हैं, क्योंकि राज्य के अपने चार एलिमेंट्स है, वो रहेगा तभी वो राज्य कहलाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो। ग्रोसियस पहला व्यक्ति है जिसने राज्य उत्तराधिकार पर विचार किया, लेकिन उसके नियम अब बेकार सिद्ध हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया हो, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। द मीनिंग ऑफ सक्सेशन ऑफ स्टेट्स, राज्य उत्तराधिकार का अर्थ, जब एक राज्य का समूचा भूभाग या उसका कोई अंश उसकी संप्रभुता और आधिपत्य से निकलकर दूसरे राज्य को प्राप्त हो जाता है, तो पहले राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य यानी प्रीडिसेसर स्टेट, इसको काट दो, को पूर्वाधिकारी राज्य यानी प्रीडिसेसर स्टेट
और दूसरे राज्य को सक्सेसर स्टेट कहा जाता है, यानी उत्तराधिकारी राज्य। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए ये आपका भारत है, समझ में आ रही बात, ये आपका भारत है मान लीजिए, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, और ये जो पीओ इधर साइड वाला जो इलाका है, अगर भारत जो है वो आपका पूरे पाकिस्तान को अगर अपने अधीन कर ले या विजय प्राप्त कर ले इस पर, तो इसका पूरा का पूरा संप्रभुता क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो भी भारत कहलाने लगेगा, तो उसकी तो संप्रभुता खत्म हो गई। ठीक है, तो अगर आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक थोड़े से भूभाग पर या पूरे भूभाग पर अगर अधिपत्य हो जाता है, तो जो पहले राज्य था यानी कि जो आपका पाकिस्तान था वो आपका प्रीडिसेसर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका प्रीडिसेसर स्टेट हो जाएगा, और जो दूसरा राज्य जैसे भारत जो कब्जा किया इस पर या फिर जो विजय प्राप्त करके इसको अपने संप्रभुता के अधीन किया, वो इसका सक्सेसर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है आपका इस टॉपिक का। समझ में आ रही है? अभी आगे और आप लोगों को क्लियर करूंगा, बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ। संप्रभुता के इस परिवर्तन को उत्तराधिकार कहते हैं। ठीक है, कि जब क्या कहते हैं उसका खत्म हो गया साम्राज्य, तब क्या कहते हैं उसको, उस पर विजय प्राप्त करके कोई उसके उत्तराधिकार में बैठा है। दूसरे शब्दों में, जब एक राज्य का स्थान पूर्णता या अंशतः दूसरे राज्य के द्वारा ले लिया जाता है तो उसे उत्तराधिकार कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। ओपेनहाइम के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों, जिसको हम लोग राज्य भी कह सकते हैं, का उत्तराधिकार उस समय होता है जबकि एक या अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति में कुछ परिवर्तन आने के कारण ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सक्सेसर देखते हैं, उत्तराधिकार के प्रकार। राज्य उत्तराधिकार के दो प्रकार होते हैं, एक आपका सार्वभौम उत्तराधिकार और एक आपका आंशिक उत्तराधिकार। सार्वभौम और आंशिक में क्या अंतर है, पहले मोटा मोटी समझिए। कोई भी टॉपिक को पहले मोटा मोटी समझा जाता है, एक बेसिक कंसेप्ट बन जाती है, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या कहते हैं उसके डीप में जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, इसका अगर पूरा का पूरा पाकिस्तान को अगर विजय द्वारा, ठीक है, जीत करके भारत अपने में मिला लेता है, इसकी पूरी संप्रभुता खत्म हो जाती है पाकिस्तान की और ये भारत के अधीन आ जाता है, भारत की संप्रभुता के अंतर्गत आ जाता है, तो इसको हम लोग सार्वभौम बोलेंगे। मतलब पूर्ण का पूर्ण राज्य को अपने अंदर ले लेना, सार्वभौम उत्तराधिकार, यूनिवर्सल सक्सेसर। ठीक है, और आंशिक उत्तराधिकार क्या बोलेंगे, मान लीजिए पूरा पाकिस्तान नहीं जीत पाए, आधा ही जीत पाए। ठीक है, आधा ही जीत पाए, तो इसको जो आधा हम लोग जीते हैं, जो आधा संप्रभुता में हमारे अंदर आया है, इसको हम लोग पार्शियल सक्सेसर बोलते हैं, मतलब आंशिक थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सार्वभौम उत्तराधिकार की तरफ बढ़ते हैं। जब एक राज्य का समूचा भूभाग या प्रदेश दूसरे राज्य द्वारा पूर्ण रूप से, स्वेच्छा से या जीत कर अपने में मिला लिया जाता है तो उसे सार्वभौम उत्तराधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत पुराने राज्य के स्थान पर नए राज्य का जन्म होता है। सार्वभौम उत्तराधिकार निम्नलिखित रूपों से होता है। अब देखिए सार्वभौम जो होता है वो कितने तरीके से होता है। पहला है आपका स्वेच्छा से, जब एक राज्य स्वेच्छा से एक या अनेक राज्यों में मिलकर संघ बना लेता है तो उसकी अपनी संप्रभुता समाप्त हो जाती है। समझ में आ रही बात? जैसे 1845 में टेक्सास अमेरिकन संघ का सदस्य बना। 1958 में मिस्र और सीरिया ने मिलकर संयुक्त अरब गणराज्य को तथा इराक और जॉर्डन ने संघीय राज्य को जन्म दिया। मैं इसलिए एग्जाम्पल भी दिया हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, दूसरा है आपका विजय द्वारा। यहाँ पर स्वेच्छा से हो रहा है, राज्य जो है अपनी संप्रभुता का त्याग स्वेच्छा से कर रहा है।
ये पूरा का पूरा सक्सेशन ऑफ स्टेट जो है वो संप्रभुता पर है, ठीक है, सॉवरिटी पर है, पूरा का पूरा कंसेप्ट। दूसरा है बाय फोर्स, विजय द्वारा। इसके द्वारा विजित राज्य का समूचा भूभाग जबरदस्ती जीत कर अपने राज्य में मिला लेता है, जैसे 1910 में जापान ने कोरिया को तथा 1936 में इटली ने अबसीनिया को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तीसरा है आपका विभाजन द्वारा, स्प्लिट अप, जो भारत के साथ हुआ। इसके अंतर्गत एक राज्य कई राज्यों में विभाजित होकर अपना स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बना लेता है, जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग संप्रभु राज्य बना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्शियल सक्सेसर, आंशिक उत्तराधिकार। जब उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के समूचे भूभाग पर संप्रभुता ग्रहण ना करके केवल कुछ भाग या अंश पर ही स्वामित्व प्राप्त कर पाता है तो उसे आंशिक उत्तराधिकार कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान ये मान लीजिए पूरा है, इसका पूरा नहीं, आधा भाग या कुछ भाग में जो है उसकी संप्रभुता भारत के अधीन आ गई, ठीक है, तो उसको कहेंगे आंशिक उत्तराधिकार। आंशिक उत्तराधिकार 3 प्रकार से संपन्न होता है, ठीक है। जैसे ऊपर भी हम लोगों ने देखा 3 प्रकार से हमारा सार्वभौम उत्तराधिकार संपन्न हो रहा है। पहला आपका स्वेच्छा से है, दूसरा आपका विजयी द्वारा है और तीसरा आपका विभाजन द्वारा है। और उसी तरीके से पार्शियल सक्सेसर जो आंशिक उत्तराधिकार है उसके भी 3 प्रकार से ये संपन्न होता है। इसमें पहला है गृह युद्ध के कारण, ठीक है। आंशिक जब भी होगा, ये जब पाकिस्तान है, आंशिक जब भी होगा तो वो अंदर के मामलों के कारण होगा, ठीक है। तो गृह युद्ध के कारण पहला, इसके अंतर्गत किसी राज्य का भूप्रदेश मातृभूमि से विद्रोह करके अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र राज्य बना लेता है, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश राज्य बना, ठीक है। भारत से इधर बांग्लादेश था, इधर आपका पश्चिमी पाकिस्तान था, इसको अलग बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है। ये नहीं रहना चाहता था पाकिस्तान के साथ, समझ में आ रही बात। अभी पाकिस्तान में भी बहुत सारे राज्यों में, बलूचिस्तान है, सिंध है, ये सब में विद्रोह चल रहा है। हो सकता है कि गृह युद्ध के कारण इसमें भी स्प्लिट हो जाए और सिंध अलग एक देश बन जाए, ठीक है, बलूचिस्तान अलग एक देश बन जाए। बी बाय कॉन्क्विस्ट और असेसन, विजय या हस्तांतरण द्वारा। इसके अनुसार कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के कुछ भाग को विजयी या हस्तांतरण द्वारा प्राप्त करके अपने राज्य का अंग बना सकता है, जैसे 1847 में कैलिफोर्निया अमेरिका में सम्मिलित हुआ, ठीक है। जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ भूमि जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को दिए हुए है, ठीक है, चाइना को दे दिया है, हस्तांतरण। नेक्स्ट है संरक्षता प्राप्त करके। इसके अंतर्गत कोई पूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य अपनी स्वतंत्रता खोकर दूसरे राज्य के आधिपत्य या संरक्षण में चला जाता है, या संप्रभुता ना रखने वाला राज्य पूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य बन जाता है, जैसे 1838 में म्यूनिक समझौते के कारण चेकोस्लोवाकिया अलग हुआ, ठीक है। ये आपका संरक्षता प्राप्त करके, समझ में आ रही बात। ये 3 पॉइंट इधर हो गया आपका आंशिक उत्तराधिकार में, और 3 पॉइंट आपका 3 तरीके से जो है सो वहाँ यूनिवर्सल भी बन रहा है और 3 तरीके से आपका ये भी बन रहा है, आंशिक भी बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे राज्य उत्तराधिकार के परिणाम। राज्य उत्तराधिकार के अंतर्गत उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के अधिकारों और दायित्वों को मानेगा या नहीं मानेगा, इस पर विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। जो मान लीजिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अभी जो भी नियम कानून बने हुए हैं या फिर जो भी संधि इसने विदेशों से किया है या फिर IMF से किया है, वर्ल्ड बैंक से किया है, टर्की से किया है, अमेरिका से किया है, जो भी संधि किया है, तो ये तो इसकी तो संप्रभुता खत्म हो गई, इसकी संप्रभुता खत्म हो गई, तो ये पूर्वाधिकारी राज्य हो गया,
ठीक है, पूर्वाधिकारी राज्य हो गया। अब मान लीजिए भारत जो है सो विजय प्राप्त कर लिया इस पूरे पाकिस्तान में, तो अब तो भारत का उत्तराधिकार हो गया इसमें, ये उत्तराधिकारी राज्य हो गया इसमें। तो अब जो पाकिस्तान जितना जगह से जो भी संधि किया होगा या जो भी उसके दायित्व होंगे, उसको अब जो है जो उत्तराधिकारी राज्य बना है जो भारत है, वो उस चीज़ को मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, विद्वानों में मतभेद है। स्टार्क और ओपेनहाइम का कहना है कि जिस प्रकार व्यक्तिक कानून एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका स्थान पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन ब्रायरली अपना मत इसके विपरीत में देते हैं। दूसरे विद्वानों का भी कहना है कि उत्तराधिकारी राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य के कुछ अधिकार और दायित्व अवश्य प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ आपका अधिकार और कुछ दायित्व जो है वो आपका उत्तराधिकारी राज्य को रखना पड़ता है, जो आपका पूर्वाधिकारी राज्य है उसी का। ठीक है, पहला है आपका ट्रीटी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, संधि विषयक अधिकार तथा दायित्व। यदि उत्तराधिकार सार्वभौम है और पूर्वाधिकारी राज्य उत्तराधिकारी राज्य में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, तो राजनीतिक तथा मैत्री संधियों का भी अंत हो जाता है। समझ में आ रही बात? सार्वभौमिक उत्तराधिकार में, समझ में आ रही बात? सार्वभौमिक अगर उत्तराधिकार हो जाएगा मतलब पूर्ण का पूर्ण राज्य जो है वो आपका तब्दील हो जाएगा, तो राजनीतिक तथा मैत्री संधियों का भी अंत हो जाता है। यहाँ तक कि व्यापारिक संधियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। डॉक्टर कित का मत है कि विजेता राज्य उत्तराधिकार में कोई संधियाँ प्राप्त नहीं करते हैं। इसे कोरी स्लेट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको दिमाग में रखना, कोरी स्लेट का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नए पुराने राज्य के किसी भी संधि को नहीं मानता है। जो आपका उत्तराधिकारी राज्य होगा, पाकिस्तान मान लीजिए बहुत सारी संधि करके रखा हुआ है, भारत पूरा का पूरा विजय प्राप्त कर लिया पाकिस्तान पर, ठीक है, उसकी संप्रभुता पूरा भारत आ गई, ये पूरा भारत हो गया। तो आप पाकिस्तान जितना संधि किया है, जो किया का नहीं किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो भारत पूरा का पूरा ये कर लिया, वो मानेगा ही नहीं कि हाँ तुम उतना संधि करके रखा था, हम सब नहीं मानते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक है ओपेनहाइम, हॉलैंड, हॉल, फैनविक और ब्राइडली। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की संधियां उत्तराधिकारी राज्य को स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ ऐसी हैं। पहला है ऐसी संधियां जो प्रदेश व्यवस्था से संबंध रखती हो। उदाहरण के लिए वे संधियां जिनसे किसी राज्य को किसी प्रदेश पर परवशता यानी सर्विट्यूट्स का अधिकार प्राप्त हो, पहला। दूसरा, ऐसी संधियां जो किसी प्रदेश के तटस्थीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन तथा विसैनिकीकरण के संबंध में होती है। ठीक है। तीसरा, स्वास्थ्य, व्यापार, नशीली वस्तुओं के निषेध आदि के संबंध में किए गए बहुपक्षीय समझौते को उत्तराधिकारी राज्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आप मान लीजिए उस राष्ट्र पर कब्जा कर रहे हो, उस राष्ट्र को जीते हो, तो इसका मतलब नहीं ना कि आप क्या कहते हैं वहाँ पर रहने वाली जनता के साथ खिलवाड़ कर लोगे। उनके अपने ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है। सेकंड आपका पॉइंट बनता है पब्लिक प्रॉपर्टी राइट्स, सार्वजनिक संपत्ति संबंधी अधिकार। उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के सभी सार्वजनिक संपत्ति यानी जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। राज्य की समस्त सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी इमारतें, सरकारी रुपये, सरकारी रेल, बैंक आदि उत्तराधिकारी राज्य को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तराधिकारी राज्य विदेशों में पूर्वाधिकारी राज्यों की विद्यमान चल अचल संपत्ति का भी उत्तराधिकारी होता है। मतलब मान लीजिए पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा, जीत लेगा, तो पाकिस्तान का जितना भी प्रॉपर्टी होगा ऑफिशियल सारे देशों में, सब दुनिया में कहीं भी, वो सारा का सारा भारत का हो जाएगा। उत्तराधिकारी राज्य को पिछले सभी प्रकार के करों को वसूल करने का अधिकार है। ठीक है। थर्ड है आपका प्राइवेट राइट्स एंड प्रॉपर्टी, व्यक्तिक अधिकार तथा संपत्ति।
संप्रभुता के परिवर्तन होने से नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तथा संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के नागरिकों की निजी संपत्ति और अधिकार को नहीं ले सकता है। इस संदर्भ में 1923 में दी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने पोलैंड में रहने वाले जर्मन के साथ निजी संपत्ति और अधिकार नहीं लेने के पक्ष में अपना मत दिया था। ठीक है, मतलब कि आप कब्जा कर लीजिए, लेकिन वहाँ के लोग की जो निजी संपत्ति है उसको आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके जो अधिकार है उसको आप नहीं हनन कर सकते हैं। 1933 में यूनाइटेड स्टेट वर्सेस पर्चमैन के मुकदमे में अमेरिका के उच्च न्यायालय ने निजी संपत्ति तथा अधिकार नहीं लेने के पक्ष में अपना मत दिया। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट समझौता। अंतर्राष्ट्रीय कानून वेत्ताओं का यह मत है कि उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के द्वारा किए गए समझौते से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यद्यपि वेस्टर्न सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी 1905 में इसके विरुद्ध मत दिया गया, लेकिन जर्मन सेल्टर केस, ये एक होगा, इसको एक काट दो, केस में इसको स्वीकार किया गया। व्यवहार में उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा किए गए समझौते को स्वीकार कर लेता है, लेकिन यह कोई कानूनी दायित्व नहीं होता है, अर्थात उसे नहीं भी स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य जो है वो चाहे तो उस समझौते को स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पांचवा है क्लेम्स इन ट्रेड्स, नागरिक क्षति के दावे। उत्तराधिकारी राज्य नागरिक क्षति के दावे की अदायगी के लिए देनदार नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्वाधिकारी राज्य के द्वारा जो क्षति के दावे अदायगी के लिए स्वीकार कर लिए जाते हैं उन्हें उत्तराधिकारी राज्य को देना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए क्षति हो गया है नागरिकों की, ठीक है, पूर्वाधिकारी राज्य बोला है कि जो भी क्षति होगा वो क्या कहते हैं हम देंगे, लेकिन अब जो है उस पर कब्जा हो गया किसी और देश का, तो जो वो अपने पब्लिक से किया है, नागरिकों से किया है, क्षतिपूर्ति के मुआवजा देंगे, तो वो क्या कहते हैं उत्तराधिकारी राज्य को भी देना पड़ता है। परंपरा यह है कि पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा स्वीकृत हानि के दावे को उत्तराधिकारी राज्य को देना पड़ता है। छठा है आपका सार्वजनिक ऋण। इस संदर्भ में कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन जब कोई उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य की सरकारी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखता है तो उसे पूर्वाधिकारी राज्य के ऋण को भी देना चाहिए, बशर्ते कि यह ऋण युद्ध लड़ने या नागरिकों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ना लिया गया। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा तो उसके जितने ऋण हैं जो उसने लिया है, ठीक है, उसमें सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के नागरिकों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से और युद्ध लड़ने के लिए जो ऋण लिया होगा उसको छोड़ करके बाकी सारे ऋण को जो है वो उत्तराधिकारी राज्य को अदा करना पड़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ऋण है। इसीलिए शायद भारत सरकार पाकिस्तान को नहीं अपने में ये करना चाहती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के सार्वजनिक ऋण को चुकाने के लिए बाध्य है। उदाहरण स्वरूप 1912 में इटली ने ट्रिपोली में ये इधर से होगा, ठीक है, ट्रिपोली और बेल्जियम ने नीदरलैंड के सार्वजनिक ऋण को चुकाया है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी पुराने राज्य के ऋण चुकाने के लिए समझौते किए गए हैं। सातवां है आपका कानून। नागरिक कानून पुराने राज्य के समाप्त होने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी राज्य उसमें परिवर्तन ना करे। ठीक है, अभी तक जैसे जो राज्य जो चला रहा था पहले, उसके जो कानून होंगे वही कानून चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक जो उसको जीता है या विजय प्राप्त किया है वो उसमें चेंजेस ना कर दे। लेकिन सरकारी नियम संप्रभुता के परिवर्तन के साथ ही बदल जाते हैं। ठीक है, सारे सरकारी नियम संप्रभुता जैसे ही बदलेगा सब कुछ बदल जाएगा, झंडा आ जाएगा भारत का, नेशनल एंथम बजने लगेगा, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। संप्रभुता के परिवर्तन से पूर्वाधिकारी राज्य के नागरिक अपनी राष्ट्रीयता को खो देते हैं
और उसके स्थान पर उत्तराधिकारी राज्य की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पूरा का पूरा पाकिस्तान बोलेगा हम इंडियन हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के उत्तराधिकार के संबंध में कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं जिनका पालन विश्व के राज्य करते हैं। उत्तराधिकार का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उठा, जैसे राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अगर किसी राज्य का नाश होता है तो उसके संपूर्ण अधिकार और दायित्व समाप्त नहीं होते, बल्कि उत्तराधिकारी राज्य द्वारा वे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो। नोट्स बढ़िया से लिखना और एग्जामिनेशंस में पॉइंट्स मत मिस करना, किसी भी स्थिति में पॉइंट्स मत मिस करना। 2 से 4 बार वीडियो सुनना, आराम से याद हो जाएगा। मैं राजदेव गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।